तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, अभी ये हमारा फोर्थ हेड है जो टोटल हम इनकम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कैपिटल गेन हमारे पास लाई करता है 45 टू 55 सेक्शंस तक। ठीक है, जनरली ये सेक्शन ही हमारे कवर होंगे। ठीक है, और इस हेड में हम बेसिक ये पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन के अंदर कैसे टैक्स कैलकुलेशन होता है, कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, कौन कौन सी इनकम आती है। ठीक है, और उनके ऊपर क्या रेट लगता है। ठीक है, जनरली यही क्वेश्चन इनमें से पूछा हुआ है एक दो बार। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं अब हम फर्स्ट हमारे पॉइंट से ही। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकम, ठीक है, यानी इनकम अराइज फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ, देखो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो, ठीक है, किसका, कैपिटल असेट्स का। ठीक है, यानी बेसिकली ये है कि इनकम अराइज हो रही हो किससे, ट्रांसफ़र से, किससे, कैपिटल असेट्स के ट्रांसफ़र से अगर कोई इनकम अराइज हो रही है तो हम उसको लिखेंगे कैपिटल गेन वाले हेड में, यानी हमारे फोर्थ हेड में उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिक दो ही बात आई है हमारे पास, एक तो ट्रांसफ़र, ठीक है, कि यानी ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, दूसरा कि कैपिटल असेट्स का क्या मतलब है। ठीक है, सेल बी चार्जेबल इन द कैपिटल गेन, यानी इस हेड में, ये हमारा हेड का नाम है कैपिटल गेन। ठीक है, यानी इस कैपिटल गेन वाले हेड में हमें क्या देखना है कि वो इनकम जो कैपिटल असेट से ट्रांसफ़र होके आई है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल। ठीक है, एक्रूवल बेसिस पे बट नॉट कैश बेसिस। अब देखो मैंने आपको जनरली बताया था सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन ये तीनों एक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, पीजीबीपी दोनों कम्बिनेशन से काम करता है। ठीक है, कैश बेसिस पे भी और एक्रूवल बेसिस पे भी। ठीक है, तो अदर सोर्स भी हमारे पास दोनों पे डिपेंड करता है, कैश पे भी और अदर सोर्स एक्रूवल बेसिस पे भी। क्लियर है, तो हम बात करते हैं एक्रूवल बेसिस की। तो इसमें क्या है कि जिस साल हमारा ट्रांसफ़र हुआ है ना, हम उसी साल टैक्स पे करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जैसे कंपलसरी एक्विजिशन के केस में लगा लो, ठीक है, या दूसरा इंश्योरेंस के केस में जब हमें रिफ़ंड कुछ मिलता है। ठीक है, इंश्योरेंस अगर किसी असेट्स का करा रखा है तो उस केस में। ठीक है, इन केस में हमारे पास ये है कि ट्रांसफ़र की डेट कैश बेसिस पे हो जाती है, यानी जब हमें कैश मिलता है। अदरवाइज़ नॉर्मल केस में देखें तो जिस साल ट्रांसफ़र हुआ ना, टैक्स भी उसी साल हमें उसी साल की इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, उसी साल देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जनरली तीन बातें निकल के आई है कि हमारे पास ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, ठीक है, और एक्रूवल बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन बोलता है हमारे पास 45। ठीक है, यानी ये हमारे पास बेसिक है सेक्शन 45 की डेफिनेशन। ठीक है, यानी सेक्शन 45 ये लाइन बोलता है, चार्जिंग सेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि हम किस इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे, किस बेस पे लगाएंगे। अब सबसे पहले पॉइंट आता है कि कैपिटल असेट्स होती क्या है। ठीक है, तो कैपिटल असेट्स हमारे पास 214 सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है। क्लियर है, अब देखते हैं जो हमारे पास कैपिटल असेट्स है उसके अंदर जो क्लोज 1 है वो ये बात बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ठीक है, यानी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो क्लोज ए में है, यानी वो हमारी कैपिटल असेट्स है। ठीक है, बट नॉट इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। क्या नहीं करना, स्टॉक इन ट्रेड। आप जानते हैं स्टॉक इन ट्रेड तो पीजीबीपी का पार्ट है, मैंने करवाया वहाँ पे, तो पीजीबीपी का कोई असेट्स वो यहाँ पे तो आ नहीं सकती, यानी कैपिटल असेट्स वो हमारी बनेगी नहीं। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, यानी सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो ट्रेड है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसका अगर कोई स्टॉक है वो नहीं लेंगे। दूसरा पर्सनल इफेक्ट, कोई पर्सनल इफेक्ट की अगर हमारे पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसको मूव कर सकते हैं और पर्सनल हो यानी हमारी खुद की हो। ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, ये सारी क्या है हमारी पर्सनल मूवेबल असेट्स हैं, इनको हम इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है कहता है कि ये भी नहीं। ठीक है, यानी मूवेबल इमूवेबल और टेंजिबल इंटेंजिबल बट नॉट इसके अलावा। ठीक है, फिर कहता है कि जो पर्सनल इफेक्ट की जो असेट्स है ना उनमें भी एक्सेप्ट, यानी उनमें इनको छोड़ के, यानी और जितने भी पर्सनल इफेक्ट असेट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी कैपिटल असेट्स में, लेकिन ये इंक्लूड होगी।
मतलब समझ गए ना यहाँ पे, ठीक है। यानी सारी एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड और पर्सनल इफेक्ट की इन एसेट्स को छोड़ के और सारी एसेट्स हमारी क्या रहेगी, कैपिटल एसेट्स नहीं रहेगी, और सारी हमारी की सारी क्या रहेगी, कैपिटल एसेट्स रहेगी। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यानी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल सारी एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के, पर्सनल इफेक्ट को छोड़ के, और पर्सनल इफेक्ट में इनको छोड़ के, ठीक है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या रहेगी, असेट्स रहेगी, ठीक है। यानी इनके ट्रांसफ़र पर अगर हमें कोई इनकम मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बताओ यहाँ पे समझ में आया कि नहीं पॉइंट, ठीक है। ए सेक्शन ये बात बोलता है, ठीक है। ओके, अब अगर बात करें तो देखो मोबाइल की बात करें तो पर्सनल है, ठीक है, लेकिन अदर देन इनके हो गया ना, वो मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल को अगर बेचते हैं तो क्या है, प्रॉपर यानी कैपिटल असेट्स है, नहीं है, तो यानी इस हेड में वो आएगी नहीं, ठीक है। अगर बाइक बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, वो भी नहीं आएगी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ज्वेलरी। अब ज्वेलरी के अंदर क्या लेंगे हम, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ लेंगे, ठीक है, लेकिन बर्तन अगर सिल्वर के हैं उनको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी चीज़ है ज्वेलरी से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर बी पार्ट में कहता है कि यानी सिक्योरिटी, किसी भी कोई भी सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में आती हो, ट्रीटेड एज ए कैपिटल असेट्स, वो कैपिटल असेट्स मानी गई हो, ठीक है, एक्सेप्ट इनको छोड़ के। यानी जो गोल्ड बॉन्ड है, यानी गवर्नमेंट की गोल्ड की जो स्कीम है ना, उनके अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड सर्टिफिकेट है, ठीक है, उन सिक्योरिटीज़ को छोड़ के और सारी सिक्योरिटी जो भी है कैपिटल असेट्स है, वो सारी की सारी क्या है हमारे पास, कैपिटल असेट्स मान ली जाएगी। बताओ पॉइंट समझ में आया कि नहीं है। जनरली अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास तीन चीज़ें निकल के आती है, ठीक है, सारी मूवेबल, इमूवेबल और टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के, पर्सनल इफेक्ट की जो असेट्स इनके अलावा है उनको छोड़ के, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास सिक्योरिटीज़ है उनको इनमें से छोड़ के और सारी जितनी भी है वो सारी क्या है, टैक्सेबल है, यानी वो कैपिटल असेट्स में आएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बस ये पूछेगा कि कैपिटल असेट्स में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, हमारे पास कैपिटल असेट्स की ही बात करें, ठीक है, तो हमारे पास है ना एग्रीकल्चर लैंड होती है, और एग्रीकल्चर लैंड दो तरह की होगी, एक तो रूरल में और एक अर्बन में, ठीक है। अगर हमारी एग्रीकल्चर लैंड रूरल में है, ठीक है, तो वो कैपिटल असेट्स ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रूरल और आएगा, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, इन इंडिया इज़ नॉट ए कैपिटल असेट्स बट या एक्सेप्ट, ठीक है, यानी बट आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी अर्बन की लैंड, यानी ये दो केस है हमारे पास अर्बन की लैंड के, यानी अर्बन लैंड इनमें कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि अर्बन लैंड के लिए क्या क्या रहेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी हमारी अर्बन लैंड है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि एग्रीकल्चर लैंड अंडर द म्यूनसिपलिटी, यानी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती हो और जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो। अब देखो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कुछ आ रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाउंड्री के अंदर आ रही है और 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल असेट्स हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और 10,000 से कम की पॉपुलेशन है, तो हमारे पास क्या वो कैपिटल असेट्स बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो वो क्या होगी, हमारे पास अर्बन लैंड हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कहता है कि आउटसाइड म्यूनसिपलिटी, यानी अभी ऊपर जो पॉइंट था वो तो था म्यूनसिपलिटी के अंदर का, अब कहता है कि म्यूनसिपलिटी की है जो म्यूनसिपल कमीशन है, कमेटी है, उसके बाहर आए, ठीक है, उससे आउटसाइड आए, ठीक है। अब आउटसाइड की बात करें तो उन्होंने ना लिमिट दी हुई है कि क्या वो 2 किलोमीटर के दायरे में आती है, क्या 6 किलोमीटर के, क्या क्या 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बाहर है और उसके 2 किलोमीटर के अंदर है और 10,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो हम उसको कैपिटल असेट्स मान लेंगे,
पॉइंट समझना यहाँ पे, 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो और 10,000 से 1 लाख तक की वहाँ की पॉपुलेशन हो, तो हम उसको कैपिटल असेट्स मान लेंगे, यानी अर्बन की लैंड मान लेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अगर 10,000 से कम है और 2 किलोमीटर के दायरे में, तो उसको हम कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे। पॉइंट समझ में आया। फिर कहता है, अब देखो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, 3 किलोमीटर के दायरे में है, तो 2 किलोमीटर के दायरे में तो वो आई गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब सपोज करो पॉपुलेशन है हमारे पास 1.5 लाख, 2 किलोमीटर के दायरे में और 1.5 लाख पॉपुलेशन है, तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 किलोमीटर वाला, यानी 6 किलोमीटर के दायरे में और हमारे पास 1 लाख से कितनी 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर 6 किलोमीटर के दायरे में है और पॉपुलेशन इन इसके बीच की है, तो हम उसको कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। अगर इससे कम है 6 किलोमीटर से, मान लेते हैं 6 किलोमीटर के दायरे में है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है, तो कैपिटल एसेट्स नहीं होएगी। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, 8 किलोमीटर की बात करें कि दायरा 8 किलोमीटर का हो और पॉपुलेशन 10 लाख हो, ये 10 लाख आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो आएगी। क्लियर है, तो यानी यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो और 8 किलोमीटर के अंदर हो, तो हम उसको कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। और 8 किलोमीटर के बाहर हो, ठीक है, 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हो, चाहे पॉपुलेशन कितनी भी हो, ठीक है, उस केस में क्या रहेगा हमारे पास, नॉट ए कैपिटल एसेट्स रहेगी, यानी रूरल लैंड बनेंगे उसको। पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, तो ये रूरल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो एमकॉम एंट्रेंस है उनमें पूछा हुआ है, तो एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कैपिटल एसेट्स का। ठीक है, कैपिटल एसेट्स क्या है, तो कैपिटल एसेट्स में ये चीज़ें आती है जनरली ये। ठीक है, अब कहता है कि इनके ट्रांसफ़र पर अगर कोई इनकम हो रही है, तो वो कैपिटल हेड वाले हेड में टैक्सेबल होएगी, वो इस हेड में इनकम मानी जाएगी। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र में क्या इंक्लूड करना है हमें। ठीक है, ट्रांसफ़र का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र में सबसे पहले कहता है कि सेल, जो हम सेल कर रहे हैं वो, या कोई एक्सचेंज कर रहे हैं वो। ठीक है, फिर पॉइंट आता है रिलिंक्विशमेंट का और एक्सटिंग्विशमेंट का। ठीक है, रिलिंक्विशमेंट क्या होता है कि हम है ना अपने राइट ट्रांसफ़र करते हैं किसी तीसरे बंदे को, थर्ड पार्टी को। ठीक है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कोई शेयर है किसी कंपनी का। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग उसका शेयर होल्डर हूँ, मान लो रिलायंस का ही हूँ। ठीक है, अब रिलायंस ने ना राइट इशू किए और एक शेयर निकाला 50 रुपये वाला कि 30 रुपये में आप वो शेयर ले लो, राइट इशू। ठीक है, यानी 50 रुपये वाला 30 रुपये में मेरे को देने के लिए एक शेयर निकाला। ठीक है, राइट इशू निकाला कंपनी ने। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं क्या करता हूँ कि अपने किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई रिलायंस का शेयर ले ले। ठीक है, 50 रुपये वाला है, 35 रुपये में दे दूँगा मैं, उसको तो फ़ायदा है क्योंकि 35 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरा राइट यूज़ कर लेगा। ठीक है, उससे मैं क्या, 30 रुपये तो वो किसको देगा, कंपनी को। ठीक है, और 5 रुपये किसको देगा, मेरे को। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, उसके कितने का पड़ जाएगा, 35 का, यानी उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 35। ठीक है, यानी 30 रुपये तो किसके पास चले जाएंगे, कंपनी के पास। ठीक है, और 5 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। पॉइंट समझना यहाँ पे। ठीक है, उस बंदे के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 35 की, यानी उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 35 रुपये। ठीक है, ये 5 रुपये है जो ये मैंने अपना राइट ट्रांसफ़र किया उसके नाम पे, तो ये 5 रुपये मेरा क्या है, कैपिटल गेन है। पॉइंट समझ में आया यहाँ पे, ये चीज़ है। अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट की। इसके अंदर क्या होता है कि हम ऑलरेडी कोई, जैसे हमारे पास ना डिबेंचर है या प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, और उनकी मैच्योरिटी डेट दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, यानी मैच्योरिटी डेट पे वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेरे नाम से। पॉइंट समझना, यानी जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इस डेट पे वो आपकी असेट्स मान ली जाएगी, या इस डेट पे वो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसको कवर करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे भाई डिबेंचर है, डिबेंचर 20 साल बाद रिडीम होंगे। ठीक है, तो 20 साल बाद ऑटोमेटिक ही वो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल असेट्स मान ली जाएगी, यानी ट्रांसफ़र मान ली जाएगी। ठीक है, ना मैंने उसको ख़रीदा ना मैंने बेचा, ऐसी मेरी कोई वो नहीं थी, ना एक्सचेंज किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो मेरी क्या हो गई, हम उसको ट्रांसफ़र मान लेंगे, यानी मेरी वो असेट्स बन गई। पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट है यहाँ पे। फिर कहता है कि कंपलसरी एक्विजिशन।
ठीक है। आपको नॉर्मली पता है कि गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है ज़मीन, ठीक है, कि उसको अपने प्रोजेक्ट लाने के लिए उसकी ज़मीन है या मकान है, कुछ भी चीज़ है, उसको एक्वायर कर लेती है, ठीक है। और वो जो एक्वायर करती है उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। कम गवर्नमेंट कहती है कि जो एक्विजिशन का पैसा आया, ठीक है, और जिसकी उतनी कॉस्ट थी वो माइनस करके आप जितना भी उससे कैपिटल गेन हुआ है ना वो भी टैक्सेबल होएगा, यानी ट्रांसफ़र के अंदर इसको भी इंक्लूड करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। फिर कहता है पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, यानी देखो ए के नाम से बी पे कोई अगर नाम चल रहा है तो हम उसको ट्रांसफ़र मान लेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेंबर, ठीक है, इसमें दोनों केस आ जाएंगे। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, या पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप पार्टनर को कुछ असेट्स ट्रांसफ़र हो रही है, या पार्टनर ने कोई असेट्स फर्म को ट्रांसफ़र की है, तो वो सारी भी ट्रांसफ़र मान ली जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। इस केस में करते क्या है, मान लेते हैं जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और कोई पार्टनर फर्म को दे रहा है कुछ, ठीक है, या कुछ असेट्स दे रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कोई असेट्स उसने ट्रांसफ़र की है फर्म को, ठीक है। जो फर्म उसमें लिखेगी ना कि भाई 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की असेट्स आई उसकी तरफ से, ठीक है, तो वो जितने रुपए की आई है ना उतने की हम उसका क्या मान लेंगे, सेल्स मान लेंगे कि इतने रुपए की उसने ट्रांसफ़र की है या सेल की है, ठीक है। उसकी कॉस्ट में से माइनस करके उस उतने रुपए वो कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जब रिडीम हो जाएंगे, ठीक है। इनमें है ना आपको पता है कि प्री डिसाइड होता है सारा, ठीक है, पहले से ही डिटरमाइन होती है कि 2 साल बाद 3 साल बाद, ठीक है। एक्सटिंग्विशमेंट जैसा ही पॉइंट है ये, ठीक है। प्री डिटरमाइन होती है कि इतने साल बाद ये रिडीम हो जाएगा ऑटोमेटिक, या इतने साल बाद इसकी वैल्यू इतनी रह हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, ट्रांसफ़र में है, ठीक है। यानी कहता है कि इन असेट्स को हम बेच दें या एक्सचेंज कर लें, ठीक है, या उसके राइट को बेच दें, ठीक है, या वो रिडीम हो जाए, या कंपलसरी एक्विजिशन हो जाए, ठीक है, या उसका पोजीशन बदल जाए, या उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में या फर्म में ट्रांसफ़र कर दें, या फर्म से इंडिविजुअल ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, या उनका रिडेम्पशन हो जाए, तो हम उसको इस हेड में कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे कि हमें कितना कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। नेट के क्वेश्चन में ना आपके पास नॉर्मली न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, बट हमें प्रोसीजर सारा पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 48, ठीक है। जो 45 है वो तो हमें चार्जिंग सेक्शन बता रहा है, 48 हमें बता रहा है कि कैसे कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी कंप्यूटेशन से पहले, ठीक है। वो कहता है कि पहले ना आप डिटरमाइन करो कि आपकी जो असेट्स है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है। यानी पहले आप ये डिटरमाइन करो कि आपकी असेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ठीक है। उसी के बेस पे कैपिटल गेन निकलेगा। अगर शॉर्ट टर्म असेट्स है, ठीक है, तो उसको अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म असेट्स है हमारी, ठीक है, तो उसको अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। ओके अब हम समझते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। जनरली देखो आपको पता है कि गेन कैसे निकलेगा, ठीक है। गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमने बेचा वो और माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है या 48 सेक्शन कहता है कि आप है ना ये 3 चीज़ माइनस कर सकते हो बस, ठीक है। इनके अलावा कितना भी आप खर्चा कर लो वो माइनस नहीं करने देंगे, यानी जितने की आपने बेची है उसमें से ये 3 खर्चे माइनस कर दो सिंपल, ठीक है। जितने की हमने बेची है वो फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ये 54 सेक्शन बताता है, ठीक है। यानी ये जो कंडीशन फुलफिल करते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारे डिटर्मिनेशन कौन करता है, सेक्शन 55 करता है, ठीक है। तो हमें इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या माइनस करते हैं टोटल प्राइस में से, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी जितने में हमने वो खरीदी थी, ठीक है। तो सिंपल सा है कि हमने 20 लाख की बेची और 5 लाख की खरीदी थी, तो सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास,
20 में से 5 लेस कर देंगे, 15 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, वो अब देखेंगे कि वो जो असेट्स थी वो शॉर्ट टर्म थी या लॉन्ग रन थी। ठीक है, नेक्स्ट कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर हमने इस असेट्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा काम का मतलब यानी हमने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कराया है और उसके ऊपर जो खर्चा लगा है वो भी हम माइनस कर सकते हैं। और एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करते टाइम अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो, यानी ये तीनों खर्चे हम माइनस कर देंगे जितने की हमने बेची है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ओके। उससे पहले ना हम एक पॉइंट समझते हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिटरमाइन होएगा। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, 36 मंथ और उससे कम की है तो हम उसको मान लेंगे शॉर्ट टर्म असेट्स। पॉइंट समझ में आया? अगर होल्डिंग पीरियड हमारे पास 36 मंथ से कम है, 36 मंथ से अगर कम है तो हम उसको मान लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। ठीक है, अगर 36 मंथ और उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उस 36 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो ये कैसे मेजर करेंगे, हम ये मेजर करेंगे कि वो 36 मंथ कैसे है। ठीक है, फर्स्ट तो हम देखेंगे कि हमने वो परचेज कब की, ठीक है, परचेज जिस डेट को की वो, और ट्रांसफ़र की है। ठीक है, ट्रांसफ़र से एक दिन पहले, ठीक है, यानी जैसे हमने 27 मार्च को ट्रांसफ़र की तो 26 मार्च तक वो 36 मंथ होते हैं कि नहीं, वो देखना है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, यानी जिस डेट में हमने परचेज़ की, या फिर हम ये देखेंगे कि ट्रांसफ़र से एक दिन पहले तक वो हमारे पास थी कि नहीं। ठीक है, अगर वो असेट्स हमारे पास थी, ठीक है, 36 मंथ या उससे कम, तो फिर हम मानेंगे शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज़्यादा है तो फिर मानेंगे लॉन्ग रन। ठीक है, फिर कहता है कि कुछ कंडीशन अलग है जिनके अंदर है ना, ये 36 नहीं लेना आपने, 36 मंथ नहीं लेना, उन केस में आपको 12 मंथ और 24 मंथ कंसीडर करना है। ठीक है, वो कौन कौन सी एसेट्स होगी, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की कोई यूनिट्स अगर खरीद रखी है म्यूचुअल फंड की, वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो, और जीरो कूपन बॉन्ड है तो, इन चार के केस में हम देखेंगे 12 मंथ की, ठीक है, होल्डिंग पीरियड। अगर 12 मंथ तक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हो जाएगी। ठीक है, और ये दो केस ये हैं। ठीक है, अनलिस्टेड शेयर या सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, इस केस में हम देखेंगे 24 मंथ, अगर 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग रन हो जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी हमने देखा कंप्यूटेशन कैसे करते हैं कैपिटल गेन का, फर्स्ट कि सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर दो और एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली। फिर कहता है कि ये कैसे डिटरमाइन हो कि वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो वो हमारे पास 36 मंथ के केस में है। ठीक है, लॉन्ग टर्म 36 से ज़्यादा, लेकिन ये 6 कंडीशन ऐसी है जिनमें अलग है। 4 में क्या है कि 12 मंथ से चेक करेंगे, 2 का हम 24 मंथ के हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, उसके बेस पे हमें ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब आता है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। ये क्या है, यानी 54 सेक्शन क्या बोल रहा है हमारे पास कि आप अगर कोई असेट्स बेच के, ठीक है, और कोई स्पेसिफाइड असेट्स अगर खरीदते हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है, ठीक है, सेक्शन 44 में, ठीक है, 44 में डिफाइन की हुई है कि आप कोई असेट्स बेच के और इन असेट्स में अगर पैसा लगाते हो ना तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे। ठीक है, वो एग्जम्पशन अब हम नीचे पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि आपने कोई असेट्स बेची, ठीक है, और बेच के टाइम पीरियड में, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपने कोई स्पेसिफाइड असेट्स खरीद ली तो हम आपको कुछ एग्जम्पशन देंगे, कुछ छूट देंगे, वो छूट यहाँ पे आप माइनस कर देना। ठीक है, और फिर जो माइनस करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, फिर जो बाकी बचेगा वहाँ पे वो आपकी इनकम में ऐड की जाएगी, वो आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ यहाँ तक? ठीक है, यानी सेल प्राइस मान लेते हैं 10 लाख है किसी का, ठीक है, कॉस्ट हमने एक्वायर की है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, कोई ट्रांसफ़र का एक्सपेंडिचर किया है तो वो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा ये नेट।
ठीक है, कैपिटल गेन। फिर अगर हमने वो असेट्स बेची है, ठीक है, और उसके बदले में हमने जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है ना, उनके हिसाब से कोई असेट्स खरीदी है, तो वहाँ से ये एग्जाम्पशन ले लेंगे, तो वो एग्जाम्पशन माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारे पास टैक्सेबल रहेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो है शॉर्ट टर्म के केस में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के केस में हमारे पास एक वर्ड आ जाता है इंडेक्स्ड। ठीक है, यानी हमने उसको इंडेक्स्ड करना है। अब इंडेक्स्ड का मतलब क्या है? देखो, आज टाइम है हमारे पास 2020, ठीक है, 2020। यानी मान लो मैंने कोई एसेट्स खरीदी है 2001 में, ठीक है, 2001 में मैंने कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है, और वो मान लेते 1 लाख रुपए की खरीदी है। ठीक है, 1 लाख की जो मैंने मशीन खरीदी 2001 में, ठीक है, आज मैं उसको बेच रहा हूँ, ठीक है, 15 लाख में। ठीक है, आज मैं उसको बेच रहा हूँ 15 लाख रुपए में। तो मेरा कैपिटल गेन कितना आएगा लॉन्ग रन का? 15 में से हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है वो माइनस कर दें, यानी 14 लाख रुपए। यानी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 14 लाख पे। ठीक है, पॉइंट समझना यहाँ पे। ठीक है, क्या 2001 में जो 1 लाख रुपए की मशीन थी, आज की डेट में भी क्या वो मशीन 1 लाख रुपए की आ रही है? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। यानी इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन में वो मशीन या प्लांट कुछ ना कुछ महंगा तो हुआ ही होगा। ठीक है, चाहे वो कोई असेट्स हो। ठीक है, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ी होगी। ठीक है, तो उस केस पे है ना, हम उसका इंडेक्सेशन करते हैं, यानी उसकी वैल्यू निकालते हैं नए इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट हम अगर बात करें तो 2001-2 का इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है 100। ठीक है, और 18-19 का दिया है 280। ठीक है, और 19-20 का है हमारे पास 289। ठीक है, यानी ये इंडेक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, बीच के इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं। ठीक है, और वो आपको इतने याद करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछेगा 2001 और 2 का इंडेक्स क्या है, ठीक है, और या 18-19 का क्या है, या 19-20 का क्या है। ठीक है, उसके बेस पे आपसे कैलकुलेशन करा सकता है। 1-2 बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से करना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो, मेरी 1 लाख की जो असेट्स थी, हम उसकी आज की डेट पे, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, है ना, यानी आज के इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, यानी इसका मतलब समझो पहले तो क्या है कि 2001 और 2 में अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी ना, तो 18-19 में आज वो 280 रुपये की हो गई। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमें फ़ायदा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो, 1 लाख रुपए की हमने 2001 में ख़रीदी थी, आज की डेट पे, ठीक है, 19-20 में अगर हम उसका निकाल लें, ठीक है, कि 19-20 में उसकी क्या कॉस्ट रही होगी। ठीक है, तो सिंपली हम है ना 18-19 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 19-20 का थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम 18-19 के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक में 100 रुपये थे तो आज कितने हो गए? 280। तो यानी हम इस 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 280 से, है ना, क्योंकि करंट का इंडेक्स तो यही है 280। ठीक है, और डिवाइड कर दें हम जो बेस है, यानी बेस कितना? 100। पॉइंट समझ में आया? 1 लाख को अगर हम 280 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आज की रेट आ जाएगी, और बेस कितना था? 100। ठीक है, यानी 2.8 से हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना आ जाएगा? 2,80,000। यानी आज के दिन उसकी कॉस्ट कितनी बन रही है? 2,80,000। पॉइंट समझ में आया? तो यानी हमने जितने की वो बेची है 15 लाख की, उसमें से इंडेक्सेशन वैल्यू माइनस करेंगे 2.8। ठीक है, यानी हमने 2.8 लाख की वो असेट्स बेचनी, यानी उसकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, 15 लाख में से 2,80,000 हम माइनस करेंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ। ठीक है, यानी हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम होएगी वो कितनी होएगी? 12,20,000। ठीक है, यानी हम कितने के ऊपर टैक्स देंगे? 12,20,000 पे। ठीक है, अगर इंडेक्सेशन नहीं लेते तो हम कितने पे देते? 14 पे, क्योंकि 2001 की जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए,
15 में से वही माइनस करते। ठीक है, अब हम इंडेक्सेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, यानी इंडेक्स यानी जो हमारे पास महंगाई हुई है, ठीक है, इन्फ्लेशन आया, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ी होगी। ठीक है, यानी 1 लाख से वो हमारी कितनी होगी, 280। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, और वो निकालते कैसे हैं, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसको करंट ईयर का जो इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो और बेस ईयर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये हमने मान लेते हैं अभी तो केस लिया 2000 का। ठीक है, अगर वो 2006 की होती तो हम क्या करते, आज की डेट का इंडेक्स तो यहीं पे 280 रखते। ठीक है, और 2006 का नीचे रख देते। ठीक है, 2006 का जो भी इंडेक्स होता वो। पॉइंट समझ में आया? उसके बेस पे जो कॉस्ट आएगी ना वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा वो कैपिटल गेन आएगा हमारे पास। लॉन्ग टर्म केस में ये पॉइंट है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के केस में है, शॉर्ट रन के केस में नहीं है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया इंडेक्स वाला पॉइंट? जनरली ये किसके केस में देखा जाता है, ये इन्फ्लेशन के केस में हम देखते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि कॉस्ट या परचेज का इंडेक्स करो और इम्प्रूवमेंट की है तो उसका भी इंडेक्सेशन करो। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो माइनस, यानी ये तीनों चीज़ माइनस कर दो, जितनी वो वैल्यू हमने जितने की बेची है वो वाला इनमें से माइनस करके नेट हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है उनके केस में भी ये हमारे पास एग्जम्पशन है 54 की। ठीक है, तो वो हम एग्जम्पशन यहाँ से माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन वाले हेड में। पॉइंट बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको सारा बता देता हूँ। ठीक है, यानी फर्स्ट में हमने देखा है कि कौन कौन सी कैपिटल असेट्स हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि ट्रांसफ़र का क्या मीनिंग है, ट्रांसफ़र में हम क्या लेते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं कि कंप्यूटेशन कैसे करना है। ठीक है, जितना का हमने सेल किया वो उसमें से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, और जो एग्जम्पशन है, ठीक है, एग्जम्पशन का मतलब जो हमने असेट्स खरीदी है और उसके बदले में जो गवर्नमेंट ने बताई है वहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो वो एग्जम्पशन यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, जितने की हमने बेची है वो और जो कॉस्ट। ठीक है, और वो कॉस्ट किस बेस पे, इंडेक्स बेस पे। इंडेक्स पे क्यों, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उस इन्फ्लेशन को इफेक्ट हम लाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टैक्सेबल होएगा। इंडेक्सेशन करने के बाद वैल्यू कम आ जाती है, यानी टैक्स कम आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडेक्सेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनकम के लिए, ठीक है, या टैक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि हमारे पास होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए असेट्स का। ठीक है, और कौन कौन सी असेट्स के लिए कितना कितना टाइम पीरियड गिवन है, ये पॉइंट यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सी असेट्स के लिए कितना कितना है हमारे पास। ठीक है, होल्डिंग पीरियड और इंडेक्सेशन की वैल्यू दे रखी है, पॉइंट दे रखा है और पूछ रखा है कि कैपिटल गेन बताओ कितना है। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट हैं। तो इंडेक्स रेट 2001 और 2002 का है हमारे पास 100 और 18-19 का है 280। ठीक है, और 1920 का है हमारे पास 289। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब देखो कॉस्ट हमने क्या करनी है, माइनस, है ना। अब कहता है कि अगर आपने ना मशीन या प्लांट यानी परचेज, ठीक है, आपने 1/4/2001 से पहले कर रखी है। ठीक है, यानी 2001 से पहले आपने परचेज कर रखी है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें करना है 1/4 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और उससे पहले अगर वो खरीदी है तो उसकी कॉस्ट, जो दोनों में से ज़्यादा है ना वो यहाँ पे हम लिख देंगे। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब मान लो देखो जैसे सेलिंग प्राइस है 20 लाख रुपए। ठीक है, और मैंने वो मशीन खरीदी थी 1980 में, 1980 में मान लेते हैं 1 लाख रुपए की खरीदी, और आज बेच रहा हूँ मैं 18 में। ठीक है, 18-19 में, अगर मैं 18-19 में उसको बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैंने खरीदी थी 80 में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 80 की कॉस्ट, ठीक है, और 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उसको हम एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 1980 में उसकी कितनी थी, 1 लाख, है ना, 1 लाख की कॉस्ट थी, और 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू थी उसकी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख के चलेंगे।
ठीक है, इसमें उसी का फ़ायदा है अगर यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख के चलता है तो, ठीक है, क्योंकि हमने 10 लाख की बेची, अगर 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 8 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर 1 माइनस करेंगे तो 9 लाख पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पेसिफाई रेट होती है 20%, तो उस केस में हम सीधा यही देखते हैं कि जितना ये कम किया जा सके वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू के केस, ये सॉरी हमें 1/4/2001 से पहले अगर परचेज की है तो उसके केस में क्या वैल्यू लेंगे, 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट, जो दोनों में से ज़्यादा है वो हम लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं कि कॉस्ट 2 लाख रुपए है और फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो फिर हम यहाँ पे 2 लाख ही लेंगे, क्लियर है, क्योंकि हम कॉस्ट को जो ज़्यादा आ रही है वो लेंगे। नेक्स्ट, फिर कहता है इंडेक्स बेनिफिट इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ बॉन्ड डिवेंचर, यानी कहता है कि जो इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट ले रहे हैं ना, मैंने अभी बताया आपको कि बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है। अगर इंडेक्स ना करें तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इंडेक्स कर देते हैं तो हमारे पास कम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो कहता है कि इंडेक्स का बेनिफिट है ना बॉन्ड और डिवेंचर के केस में नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन आप कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड है या सेविंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम है आरबीआई के थ्रू जो आ रही है या आरबीआई के थ्रू जो इशू हो रहे हैं ना, उन केस में आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं, इनके अलावा बॉन्ड और डिबेंचर में नहीं ले सकते, क्लियर है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर कहता है कि एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड का क्या मतलब है कि देखो मैंने ना ये कहा कि भाई मैं कोई असेट्स खरीद लूँगा आपसे, ठीक है, और मैं उसको जाके कुछ पैसे दे आया, ठीक है, कि भाई ये 500 रुपये आप साई के रखो, ठीक है, और कल मैं आके फुल पेमेंट कर दूंगा और ये असेट्स ले लूँगा। अब मेरे कुछ कारण हो गए, मैं उसके पास नहीं गया, ठीक है, उस केस में उस बंदे के पास पैसे आ गए, ठीक है, जबकि कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र नहीं हुई पर उसके पास एडवांस मनी आ गई, और फिर वो उसने क्या कर ली, जब्त कर ली, मैं मांगने गया तो उसने वापस नहीं दिए, ठीक है, तो यानी उसने फॉरफिट कर ली। तो 2018 से पहले ये क्या था कि कहते हैं कि अगर आप कोई एडवांस मनी फॉरफिट करते हो तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होएगी, ठीक है, लेकिन 2018 में ये रूल बना कि 1/4/2014 से अगर पहले की कोई फॉरफिटेड मनी है ना, ठीक है, तो आप उसको कैपिटल गेन में ट्रीट करना, अगर उसके बाद की है तो फिर आप उसको अदर सोर्स की इनकम में काउंट करना, बस ये जनरली डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये नया पॉइंट जुड़ा है तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले, तो आप एक बार इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जनरली कुछ भी नहीं, कोई एडवांस मनी अगर 1/4/14 से पहले की है तो हम उसको मान लेंगे कैपिटल गेन, अगर उसके बाद की है तो फिर अदर सोर्स की टोटल इनकम में जोड़ देंगे, सिंपल ये है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि एडवांस मनी फॉरफिटेड है ना, ठीक है, वो कहाँ टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में, ठीक है, तो हमें आंसर करना है अदर सोर्स में, ठीक है। अगर डेट दे दे कि 2010 की कोई फॉरफिटेड मनी है तो फिर कैपिटल गेन में, क्लियर है, ओके। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारे पास एग्जम्पशन आ जाती है, यानी 54 की जो एग्जम्पशन लिमिट है, यानी कैपिटल गेन की वो लिमिट्स या वो एग्जम्पशंस जो ये बताती है कि हमारे पास कि कोई असेट्स अगर हम बेच के नई वाली जो असेट्स है स्पेसिफाइड असेट्स है उनमें अगर पैसा लगाएं तो वो एग्जम्पशन मिल जाती है या डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अभी दो बार से मैंने देखा है कि क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो पहले ना इस डायग्राम को ही समझते हैं, जो ये टेबल बनी हुई है इसको, ठीक है। सबसे पहले तो जो सेक्शन है यानी किस किस सेक्शन में कौन कौन सा आता है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर एग्जम्पशन 2, ठीक है, यानी किस किस के लिए एग्जम्प्ट रहेगी, इंडिविजुअल के लिए, एचईएफ के लिए, इंडिविजुअल एचईएफ के लिए, कंपनी के लिए नीचे, ठीक है, ऑल एसएससी के लिए ये है, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कौन कौन बंदे होंगे जिनके लिए एग्जम्पशन अलाउड है, ठीक है। अब पॉइंट ये है सेल ऑफ, कि हम क्या बेचें, ठीक है ना, क्योंकि जो हमने सेल किया है उसी के ऊपर तो हमारे पास कैपिटल गेन आएगा, उस कैपिटल गेन से ही तो बचने के लिए हम देखेंगे कि क्या हम बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, क्या परचेज़ करें, ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ पे, क्या परचेज़ करना है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, कब परचेज़ करना है, टाइम पीरियड ऑफ परचेज़, ठीक है, यानी ये वाला बेच के ये हमें कब तक ख़रीदना है। फिर कहता है कि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना उससे 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद
या 3 साल तक उस कंस्ट्रक्शन हम करवा लें, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल दिए हुए हैं, ठीक है। यानी 1 साल जिस दिन ट्रांसफ़र किया उससे 1 साल पहले तक खरीद सकते हैं, उसके 2 साल बाद तक खरीद सकते हैं और कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं 3 साल के अंदर। बताओ पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये रेजिडेंशियल हाउस बेच के नया वाला खरीद लें, किस ड्यूरेशन में, या तो ट्रांसफ़र के 1 साल पहले या ट्रांसफ़र के 2 साल बाद या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करा लें, ठीक है। तो आप ये एग्जम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन या एग्जम्पशन, कितना अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। कहता है कि एनी अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी आपने जो नया मकान खरीदा है ना उसमें कितनी इन्वेस्ट की, वो इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो दोनों में से कम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो ये रेजिडेंशियल हाउस था कोई पुराना, ठीक है, ये हमने बेचा, मान लेते हैं 20 लाख में, ठीक है, ये हमने बेचा 20 लाख में, ठीक है। और इसके ऊपर कॉस्ट आ रही थी हमारे पास 5 लाख, ठीक है। हमारे पास कैपिटल गेन कितना आ गया, 15 लाख। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। 15 लाख रुपए हमारे पास आ गए। अब हम नया हाउस खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी ये रेजिडेंशियल हाउस बेच के, ठीक है, ये ओके। और होना कैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म का हाउस होना चाहिए, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म का कोई हाउस है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी हमने सेल करना है, हमारी कोई लॉन्ग टर्म असेट्स हो, यानी हमारा कोई रेजिडेंशियल हाउस हो जो 3 साल से ज़्यादा का हो, ठीक है। और हम क्या खरीद रहे हैं, अपना ही कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमने खरीदा 10 लाख रुपए में। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो टैक्स हमने देना है 15 लाख पे। अगर हम इस टाइम पीरियड में ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं या नया मकान खरीद लेते हैं 10 में से, ठीक है, तो हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी, अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है, 10 लाख रुपए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 15 लाख। इन दोनों में से जो कम, तो इन दोनों में से कम कौन सा, ये वाला, ठीक है। यानी 10 लाख रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे सेक्शन 54 की, ठीक है, लॉन्ग टर्म की 54 टू 54F के हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला पॉइंट 15 लाख, ठीक है। और नया हाउस हमने खरीद लिया और इन दोनों में से जो कम है वो 10 लाख, वो 10 लाख हमारे यहाँ पे आ जाएंगे इस यहाँ पे एग्जामिशन में। यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 10 लाख कर देंगे माइनस, उसके बाद बचेगा 5, तो 5 के ऊपर हमें टैक्स देना है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यानी हमें टैक्स देना है अब सिर्फ 5 लाख रुपए के ऊपर। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यानी हमने रेजिडेंशियल हाउस बेचना है और रेजिडेंशियल हाउस ही खरीद लेते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, तो हमें इतने रुपए के ऊपर टैक्स देना है, ठीक है। यानी इतने रुपए की हमें क्या हो गई, एग्जम्पशन हो गई, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कहता है ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपने ये नया हाउस खरीदा है ना, ठीक है, इसका लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल। 3 साल तक आपको ये नहीं बेचना। पॉइंट समझना यहाँ पे, ठीक है, कि 3 साल तक आपको जो ये नया मकान खरीदा है ये आपको नहीं बेचना, ठीक है। अगर आप बेच देते हो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसी इफ़ न्यू एसएससी सोल्ड विद इन 3 ईयर, ठीक है, या जो न्यू हाउस खरीदा है आपने वो आपने बेच दिया, तो क्या होगा, तो आप ये जो आपने एग्जम्पशन लिए ना 10 लाख की, ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। पॉइंट समझना यहाँ पे। अब देखो अगर ये नया वाला हाउस वो बेच देता है, मान लेते हैं ये 10 लाख का खरीदा ना, अब उसने 20 लाख का ये हाउस बेच दिया 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल तक अगर उसने रख लिया तो फिर हम कोई बात नहीं, जितने का वो बेचेगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट में से ये माइनस कर देंगे, सिंपल सा। 3 साल के बाद की अगर बात करें तो, ठीक है, मान लेते 4 साल में बेचा 20 लाख का, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आई, 10 लाख, है ना। तो सीधा हम क्या कर देंगे, 20 में से 10 माइनस करके 10 लाख पे वो टैक्स दे देगा। अगर वो कह रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर इस वाले मकान को बेच देता है तो अब देखो इस केस में क्या है, 10 लाख रुपए
20 लाख का उसने बेचा, तो 10 लाख की तो ये कॉस्ट है ना, ठीक है। और माइनस क्या कर देंगे, जो जितने का उसने ये बेच खरीदा है ना, जितने की उसने डिडक्शन ली है, वो माइनस यहाँ से हम वो वैल्यू माइनस कर देंगे। कितनी, 10 लाख की एग्जाम्पशन ली थी, 10 लाख, यानी उसका क्या होएगा, जीरो कॉस्ट हो जाएगी, जीरो। बताओ समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। यानी उसको पूरे 20 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा अगर वो 3 साल के अंदर अंदर बेच देता है तो, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। पहले उसने क्या किया, अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा, ठीक है, और इस टाइम पीरियड के अंदर उसने खरीद लिया, तो उसको एग्जाम्पशन मिल गई 10 लाख रुपए की। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 3 साल तक ये नहीं बेचना, ठीक है। अगर वो 3 साल के अंदर अंदर उसको बेच देता है, 20 लाख का जैसे बेच दिया, ठीक है, तो 10 लाख उसकी जो कॉस्ट थी, और जितना उसने एग्जाम्पशन लिया है वो 10 माइनस करेंगे, यानी टोटल क्या आएगा, जीरो, ठीक है। यानी 20 लाख पूरे के पूरे 20 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट्स। अब देखो वो कौन सी एसेट्स बन जाएगी, शॉर्ट टर्म बन जाएगी ना, क्योंकि 3 साल से पहले पहले उसने बेच दी, ठीक है, सेल ऑफ न्यू एसेट्स। फिर कहता है वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड अर्लियर विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ परचेज। यानी जिस वो परचेज था ना, जितना उसने परचेज किया था उतनी अमाउंट वहाँ से रिड्यूस कर देंगे जितनी उसने एग्जम्पशन ली थी 10 लाख की। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। यानी किसको मिलेगी ये, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी ये एग्जम्पशन, ठीक है। कितने का बेच रहा है वो, ओके, क्या बेच रहा है, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है। और परचेज कर रहा हो वो ही रेजिडेंशियल सेम नेचर का हाउस परचेज कर रहा हो, ठीक है। किस पीरियड में, 1 साल पहले, ठीक है, 1-2 साल बाद में, ठीक है, और 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफ़र डेट से, ठीक है। फिर कहते हैं कि कितना डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो दोनों में से ज़्यादा रहेगा, यानी जो दोनों में से ज़्यादा मतलब जितने का इन्वेस्ट किया और जितने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। तो हमने 20 लाख रुपए का ये पुराना मकान बेचा था, 5 लाख उसकी कॉस्ट थी, 15 लाख हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, ठीक है, 10 लाख का नया खरीदा। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है, ठीक है, 15 लाख वहाँ से उतना हमारे सॉरी जो कम है उतनी हमारी क्या हो जाएगी, एग्जम्पशन, यानी 10 लाख की एग्जम्पशन होगी। 15 पे टैक्स देना था, 10 ये एग्जम्प्ट हो गए, 5 लाख पे देना है अब, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप उसको 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर आप 3 साल के बाद बेचते हो तो क्या करते, मान लो 3 साल बाद उसने 20 लाख का ही बेचा, तो 20 लाख में से 10 लाख माइनस करते, 10 लाख के ऊपर टैक्स देता, ठीक है, लॉन्ग टर्म का। अगर 3 साल से पहले बेच रहा है तो उस केस में क्या रहेगा कि 20 लाख जो कंसिडरेशन आया, वो जो कॉस्ट है 10 लाख, उसमें से जितना एग्जम्प्ट करवाया था वो हम माइनस कर देंगे। पॉइंट समझ में आ गया। फिर वो हमारे पास वैल्यू आएगी, उसके ऊपर टैक्स देगा। यानी इस केस में जीरो आएगी कॉस्ट उसकी, तो 20 लाख का टोटल बना, तो 20 लाख के ऊपर फुल टैक्स देगा वो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक और पॉइंट है, कहता है कि अब देखो नया हाउस खरीदने के लिए ना टाइम दे रखा है, 1 साल पहले, तो 1 साल पहले अगर खरीद लिया तो ठीक है, 2 साल बाद में। अब देखो 2 साल बाद से पहले क्या आएगा, जैसे हमने जिस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो बेचा है, ठीक है, हाउस, ठीक है, अब वो बेच दिया तो उसकी रिटर्न की डेट आएगी, ठीक है। और आपको मैंने अभी भी बताया कि जो हम कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या होती है, ड्यू बेस पे, ठीक है, यानी एक्रूवल बेस पे। जब वो बेचा है, जिस साल वो ट्रांसफ़र हुआ है उसी साल टैक्स देना है, ठीक है। यानी उस साल की जो हमारे पास आएगी आईटीआर की डेट, रिटर्न की डेट, उस डेट तक तो उसने कोई चीज़ खरीदी नहीं, लेकिन कंडीशन है नेक्स्ट अगले यानी 2 साल तक वो खरीद सकता है और 3 साल तक बना सकता है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक अकाउंट है, ठीक है, आप उसके अंदर पैसे जमा करा दो, ठीक है। आपका जितना भी पैसा आ रहा है ना, 15 लाख रुपए जैसे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, आप ये सारा इसके अंदर जमा करा दो, ठीक है। आप फिर उसके बेस पे, जैसे आप कोई नया हाउस खरीद रहे हो 10 लाख का, तो वो 10 लाख रुपए इसके एग्जाम्पशन लेके और फिर हम आपको पेमेंट कर देंगे, सपोज करो, ठीक है। ये क्या है पॉइंट एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। अब देखो आईटीआर की डेट आ गई, आईटीआर
उसने फिल करनी है, ठीक है। अब उसके पास आ गए 15 लाख, ठीक है। इस डेट पे 15 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो मांगेगी कि मैं 15 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं है ना अपना नया हाउस बनवा रहा हूँ, 3 साल के अंदर अंदर वो बन जाएगा, ठीक है। तो फिर कहता है कि कितने का बनाओगे, वो कह रहा है कि मैं पूरा 15 लाख का ही बनवाऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे इस स्कीम के अंदर आप पैसे लगा दो, ठीक है। वो इस 15 लाख को इस स्कीम के अंदर पैसे डाल देता है, ठीक है। अब उसने ये 15 लाख पैसे डाल दिए, तो अब उसका कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा इस साल का, ठीक है। अब 3 साल हो जाएंगे, 3 साल के अंदर अगर वो अपना ये हाउस बना के दिखा देता है, ठीक है, या जितने का, जैसे 15 लाख का है तो 15 लाख का उसने बना के दिखा दिया तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर वो कम का बना रहा है, ठीक है, यानी 15 लाख जमा किए और 10 लाख में ही उसने, उसका मन बदल गया, उसने परचेज ही कर लिया 10 लाख का, ठीक है। तो यानी 15 लाख पहले थे, ठीक है। और यानी अकाउंट स्कीम में हमने कितने करवाए थे, 15। एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी, 10 की, यानी इन्वेस्ट और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल में से लोअर, ठीक है, यानी 10 की एग्जाम्पशन मिलेगी। 5 लाख के ऊपर वो अकाउंट स्कीम में से जब पैसे निकलवाने आएगा तो 5 लाख के ऊपर टैक्स काट के और फिर उसको वो पैसे वो दे देंगे। ये पॉइंट है यहाँ पे। पॉइंट समझ में आ गया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का, ठीक है। गवर्नमेंट का ये अकाउंट है, उसमें कहते हैं कि इसमें आप पैसे जमा कर सकते हो और फिर आप लॉक इन पीरियड के दौरान आप इन पैसों का यूज़ नहीं कर सकते, इस दौरान आप अपना मकान बनवा लो। ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, या खरीद लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 54 सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे अभी एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछ रहे हैं, 2 बार एग्ज़ाम हुआ है ना, दोनों बार में मैंने देखा है इनमें से ही क्वेश्चन पूछ रखा है, 18 में और 19 में भी। ओके, नेक्स्ट अब कहता है कि 54F, ये किसके लिए एग्जाम्प्ट होएगा, इंडिविजुअल और HUF के केस में। कैसी असेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, बट रेजिडेंशियल हाउस नहीं, ठीक है, यानी रेजिडेंशियल हाउस के अलावा और कोई लॉन्ग टर्म है तो, ठीक है। फिर कहता है कि क्या परचेज करे, कोई नया रेजिडेंशियल हाउस, यानी रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के और कोई लॉन्ग टर्म असेट्स बेच के कोई लॉन्ग रेजिडेंशियल हाउस परचेज करे। ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, यानी एक ही रेजिडेंशियल हाउस खरीदना चाहे वो, तो वो हम यहाँ पे परचेज करेंगे, ठीक है। और जो पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है, इनको है ना हम समझते हैं इसी एग्जांपल से, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ है इसी से, ठीक है। यानी ये सारा है हमारा प्रोपोर्शन बेस पे, ठीक है। प्रोपोर्शन बेस का मतलब क्या, कि हमने जितना पैसा मिला, ठीक है, उसमें से कितना कैपिटल गेन हुआ और उसमें से कितना इन्वेस्ट कर दिया, उसके बेस पे हमारे पास कितना एग्जाम्पशन लिमिट आई, कितनी उसके बेस पे एग्जाम्पशन लिमिट आई, ठीक है। तो अब देखो समझते हैं हम, 20 लाख का बेचा हमने, यानी नेट कंसिडरेशन कितना आया, 20 लाख रुपए, ठीक है। और कैपिटल गेन कितना आया, 15 लाख रुपए, और हमने इन्वेस्ट कितना किया, 10, ठीक है। यानी 20 लाख रुपए का कंसिडरेशन, यानी 20 लाख रुपए में बेच के हमें कैपिटल गेन हुआ 15, ठीक है। अगर 1 रुपये करते हम, 1 रुपये कंसिडरेशन होता तो हमारा कैपिटल गेन कितना आता, 15/20, ठीक है। और 10 लाख रुपए खर्च करने पे हमें कितना मिलता है वो हमें निकालना है। पॉइंट समझ में आया, यानी 20 लाख रुपए का कंसिडरेशन लेने के लिए हमने कैपिटल गेन कितना कमाया, 15, ठीक है। एक पे कितना कमाया, 15/20, और 10 लाख पे कितना कमाएंगे, इंटू में 10 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 10 लाख रुपए यूज़ करने के लिए हमें इतना कैपिटल गेन हमने यूज़ किया है, ठीक है, यानी इतना हमने यूज़ किया है। पॉइंट समझ में आया। प्रोपोर्शनल रेट ये है, ठीक है। जनरली ना आपसे पूछेगा नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से समझ के करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बस आप पॉइंट समझ लो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन जो हुआ है वो यानी 15, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट इन्वेस्टेड यानी 10 लाख से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे नेट कंसिडरेशन यानी ये वाला, ठीक है, यानी 20 लाख से, ठीक है। ऐसे करके हम जो निकालेंगे ना उतनी क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ 2 केस में है, 54F और है 54GB, ये वाला,
ठीक है, ये दो केस में प्रोपोर्शन निकलता है और सब में या तो ऐसे निकलेगा या फिर एक केस है ये वाला जिसमें लिमिट दी हुई है ये 50 लाख की ईसी वाली। ठीक है, ये तीन जनरली एग्जम्पशन लिमिट निकलती है, प्रोपोर्शन रेट पे या ये लिमिट है और बाकी सारे सेम हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि 54A की एग्जम्पशन किसको मिलेगी, किस प्रॉपर्टी पे मिलेगी। ठीक है, और नई प्रॉपर्टी क्या खरीदेंगे और लॉक इन पीरियड कितना रहेगा। ठीक है, और अमाउंट कितनी डिडक्ट होएगी। ठीक है, और तीसरा ये पूछ सकता है कि जो 3 साल के अंदर अगर आप नया हाउस नहीं बनाते तो क्या कंडीशन रहेगी, वो पॉइंट है। ठीक है, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लाई करती है या नहीं करती। ठीक है, तो सब में केस में नॉर्मल लाई करती है, 2 पॉइंट है इसमें लाई नहीं कर रही। ठीक है, यानी ईसी वाले पोर्शन में नहीं है। ठीक है, और सब में है। ठीक है, ओके, ये 2 केस में 5 ईयर है, एक तो ये 5 ईयर। ठीक है, और इसी ये 5 ईयर है। ठीक है, इन 2 केस में 5 है, यहाँ पे 3 है, अपडेट कर लेना 5 ईयर। इन 2 केस में ये 5 ईयर है। ठीक है, यानी ये वाला लॉकिंग पीरियड 5 ईयर। ठीक है, और सब में सारा ये बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है, ये सारे आप एक बार पॉइंट कर लेना। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या करें, परचेज न्यू एग्रीकल्चर लैंड, कहाँ, अर्बन से रूरल में खरीद रहे हैं तो मिलेगी। ठीक है, यानी अर्बन से अर्बन खरीद रहे हैं तो नहीं मिलेगी, अर्बन से रूरल में खरीद रहे हैं तो मिलेगी डिडक्शन। ठीक है, कब तक खरीदनी है, 2 साल तक। 54D के अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लैंड बिल्डिंग। ठीक है, 2 साल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की होनी चाहिए। फिर हम क्या, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीदें। ठीक है, 3 साल के अंदर। ठीक है, और वही पॉइंट है कि जितना इन्वेस्ट किया, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, उनमें से जो कम होगा वो हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हम नहीं करते तो वो वापस ऐड कर देंगे जैसे ऊपर वाले केस में किया था। ये ऑल एसएससी के लिए है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड बिल्डिंग मशीनरी खरीदेंगे, ये केस है हमारे पास, विद इन 1 ईयर बिफोर एंड 3 ईयर आफ्टर, यानी पर जो ट्रांसफ़र डेट है ना उसके बाद 50 GA ये हमारे पास सेम रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी और SCZ में खरीद रहे हैं तो ये सारे पॉइंट सेम है। ठीक है, तो बस आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस किस एसएससी के लिए है। वैसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ आपको तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनके पॉइंट आप एक एक करके याद रख लेना। ठीक है, वो पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, बस मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है सारा। ठीक है, कि कैसे एग्जाम्पशन मिलती है, कितनी मिलती है, वो सारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कैपिटल गेन, यानी जून 19 में आया, दिसंबर में कोई नहीं आया। ठीक है, इससे पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन में क्वेश्चन सेक्शन 54 से ही मिल रहे हैं। हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन का ये रहा, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, है ना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यही तो है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ठीक है, for which exemptions claimed under section 54 shall be treated as a long term capital gain if, ठीक है, 2 year have expired from the date of transfer, 2 year have expired from the date of deposits। ओके, अब देखो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ भी रखा है, ठीक है, तो नॉर्मली ये 3 ईयर है। ठीक है, 2 केस में हमारे पास 5 ईयर है, एक तो ये हमारे पास इसी वाले में, ठीक है, और दूसरा जीबी वाले केस में। ठीक है, ये दो आप याद रख लेना, इसी और जीबी के केस में ये 5 ईयर है और सब में 3 ईयर है। ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब 2 ईयर, ओके,
कब से देखेंगे हम देखेंगे ट्रांसफ़र से, ठीक है। डिपॉजिट से हमें कोई मतलब नहीं, कब डिपॉजिट करा रहे, नहीं, हमें असेट्स कब ट्रांसफ़र की है वो डेट देखनी है, ठीक है। 3 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अ ट्रांसफ़र, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये पॉइंट है सारे के सारे 54, ठीक है। 54 ए बी ऐसे ही पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा तो या तो देखो ईयर पूछ सकता है, ठीक है, या पूछ लेगा कि कौन कौन एसएससी एलिजिबल हैं, ठीक है, किस असेट्स पे एलिजिबल हैं, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, ओके, अब ये एक पॉइंट है, हाँ, रेट ऑफ टैक्स इन कैपिटल गेन। अब देखो जर्नल अगर बात करें, हमारे पास जो कैपिटल गेन है उनके ऊपर ना टैक्स अलग से लगता है, हम टोटल इनकम में काउंट नहीं करते, सिर्फ इस केस में करते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाले केस में, ठीक है। अब देखो कहता है कि अगर, ओके, एक पॉइंट और समझना, इन्होंने ना सेक्शन वाइज अलग अलग कर रखा है। अगर देखो हम जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे वो उसी का पार्ट है ये, ठीक है, तो उसी का ये हम डायरेक्ट इसी में करके बता रहे हैं कि कैपिटल गेन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ना दो पार्ट किए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 112 और 112A, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में 111A, ठीक है, और अदर। पॉइंट समझना अब क्या है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सीधा हो जाएगा 20% से, जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 20% से विद इंडेक्सेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट एक्सेप्ट लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड, अगर ये लॉन्ग रन में है, ठीक है, तो इन केस में ना टैक्स सीधा 20% नहीं लगता, इन केस में अलग है, 10% रहेगा या 20% रहेगा। 10% विदाउट इंडेक्सेशन है और 20% विद इंडेक्सेशन है, जो कम होएगा वो पे कर देगा एसएससी, ठीक है। और सब केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है तो सीधा 20% टैक्स लग जाएगा, सीधा डायरेक्टली, ठीक है। पॉइंट समझ में आया, यानी जैसे कोई भी असेट्स बेची और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल आ गया, ठीक है, तो सीधा 20% लगा देंगे हम विद इंडेक्सेशन, ठीक है। अगर इनमें से है तो उस केस में क्या होएगा कि 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्स, ठीक है। तो उनमें से हम देख लेंगे कि कौन सा किस पे लगेगा, उस बेस पे की टैक्स कैलकुलेशन कर लेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको जर्नली है ना क्वेश्चन पूछेगा तो भी ये पूछेगा कि डबल 1 2 में कितने % से टैक्स लगता है, कौन सी असेट्स पे लगता है और कौन सी पे नहीं लगता, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 112A और 111A, ठीक है। जनरली ये सेक्शन जो है ये हमारे पास दिए हुए हैं, जो हमारे पास सिक्योरिटी होती है उनकी, उनसे रिलेटेड, ठीक है। और उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर अगर हमने एसटीटी पे किया हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, ये ए वाले जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों में जिस भी हमारे पास कोई सिक्योरिटी है और उसको ख़रीदने बेचने पे हमने एसटीटी पे किया हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड, फिर कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म की है तो 1 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट रहेगी आपकी, 1 लाख तक की वो इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। पॉइंट समझना, जैसे कोई हमारे पास शेयर है, ठीक है, और वो शेयर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ रहा है और हमने एसटीटी पे किया हुआ है, ठीक है, तो अगर वो कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, मान लेते 12 लाख है, तो 1,20,000 है तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट, 20,000 पे सीधा 10% लग जाएगा। बताओ समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही 111A में क्या है, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के हैं तो सीधा 15% है, ठीक है। अगर हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आ जाएगा इसमें शॉर्ट टर्म वाले में, ठीक है। और ये क्या होएगा, स्लैब रेट से लगेगा, ठीक है। अगर एसएससी है, एसएससी की टोटल इनकम करेंगे, टोटल इनकम में ये सारा जो कैपिटल गेन आएगा ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो लगा देंगे सीधा। क्लियर है। यहाँ पे क्या पॉइंट है एक इम्पोर्टेंट, अब देखो जब ये हमारे पास है ना डिफाइन रेट दी हुई है, तो इन केस में हमारे पास क्या रहेगा कि इस डायरेक्ट ही हमें टैक्स पे करना है सीधा, जितना कैपिटल गेन आया उसके ऊपर या तो 20% या 10% या 15% सीधा लगा देना है, ठीक है। इसमें ना तो कि
कोई हमारे पास बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का, ठीक है, ना ही कोई और बेनिफिट मिलेंगे। सीधा ही हम इसके ऊपर 20, 10 और 15% से टैक्स लगा देंगे, ठीक है। ना इसमें हमने कोई एग्जेम्पशन लिमिट देखनी कि 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है, नहीं, जितनी भी कैपिटल गेन हुआ है सीधा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के केस में, इस केस में हम उसकी स्लैब रेट में उसको ऐड करके देखेंगे, ठीक है। बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रेट ऑफ टैक्स इन कैपिटल गेन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बस ये पूछ सकता है कि कैसे हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया है, क्वेश्चन इसी में से आएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।